हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। मैं हूं आपकी हिंदी की एजुकेटर डॉक्टर अलका। यहाँ पर हम उन प्रश्नों को कर रहे हैं जो आपको मध्य प्रदेश पात्रता परीक्षा 2025 जो कि दिसंबर में होने वाला है, उसमें PYQs जो जिस पैटर्न में आता है वो पैटर्न हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में दिखा रहे हैं। ये जो पेपर है ये आपका 2018 का पेपर है, 19 में जो हुआ था। और अभी इसके पहले जो हमने एक वीडियो बनाया था, अगर आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको MP टेट वर्ग एक की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि आपको पेपर जो इसके पहले शिफ्ट में जो पेपर हुआ था इसी तारीख में या इसी समय पर, वो हमने सॉल्व करवा दिया है। अब हम उसी डेट में जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था वो हम दिखा रहे हैं। इस पेपर को दिखाने का उद्देश्य ये है कि जो आपका एग्जाम किस पैटर्न में होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि TGT का लेवल अलग होता है, PGT का लेवल अलग होता है, UGC नेट का लेवल अलग होता है, और इसी के सम होता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर। तो थोड़ा थोड़ा इन पेपर्स के जो लेवल्स हैं उसमें अंतर है और कंटेंट में भी अंतर है कि जो आपका PGT या TGT लेवल का जो एग्जाम पूछा जाता है उसमें व्याकरण का जो स्तर होता है वो अधिक होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा कि हमें क्या प्रश्न पूछा गया है। और जैसे हमने 2019 के दो पेपर देखे हैं, दो शिफ्ट के, ऐसे अभी हमें 2023 में जो एग्जाम हुआ था पात्रता का, उसके हमको पेपर्स देखने हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे। ये हमारा जो सिलेबस हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपनी जो पढ़ाई है वो यहाँ से एक एक यूनिट्स को हम यहाँ पर कंप्लीट करते जाएंगे। ये जो आपकी यहाँ पर ध्वनि आधार पाठ्यक्रम के हिसाब से दिया हुआ है और साहित्य के हिसाब से, ये दो खंड में जो विभाजित है, हम इसको इसी हिसाब से पूरी करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज का पेपर जो सेकंड शिफ्ट का था, उसमें प्रश्न आपसे पूछा गया था। आपको यहाँ पर क्या दिए हुए थे, यहाँ पर आपको एक गद्य दिया हुआ था यहाँ पर, और उसी में से आपको जो प्रश्न थे वो यहाँ पर पूछे गए थे। तो चूंकि हर बार गद्य आपका अलग अलग होगा, इसलिए हम आपको यहाँ पर पूरा गद्य नहीं पढ़ रहे, बस आप एक बार प्रश्न ये देख लीजिएगा कि गद्य में से क्या प्रश्न पूछा गया था। एक तो आपसे पूछा गया था समास पूछा गया था, ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया था कि क्षेत्र, ये इजी है, पसंदी, समास, अलंकार, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ये इसमें प्रत्यय पूछा गया था आपसे, और इस वाले में क्या शीर्षक पूछा गया था आपसे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है कि जो अतिथि का सत्कार ना करे उसको क्या कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ना अगर नहीं आता, ये कैंसिल हो गया था पेपर, सॉरी, प्रश्न। यहाँ ये था कि जो अतिथि का सत्कार करे उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, जो अतिथि का सत्कार करे उसे कहेंगे अतिथेय। ठीक है, अतिथि तो जो अतिथि होता है, अमर्यादित नहीं कह सकते, आतिथ्य नहीं कह सकते, है ना, तो उसको कहेंगे अतिथि। ये प्रश्न डिलीट हो गया था। रोवहु सब मिलु आवहु भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। ये जो पंक्तियां हैं ये भारतेंदु की पंक्तियां हैं जो उनकी भारत दुर्दशा नामक नाटक से लिए हुए हैं। आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, तो इस लोकोक्ति का अर्थ है जिसका कोई सगा संबंधी ना हो। सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ, तो ये लखनऊ में हुआ, और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, मुंशी प्रेमचंद। और ये कब हुआ था, 1936 में। सज्जाद जहीर एक नाम और इसमें याद करिएगा आप। यथाविधि में कौन सा अलंकार है, ये है आपका अव्ययी भाव समास। समास पूछा गया था आपसे इसमें। कौन सी प्रवृत्ति नई कविता में नहीं दिखाई देती हैं, तो विविध वैविध्यमय, जीवन के प्रति आत्मचेतस, व्यक्ति की प्रतिक्रिया, अनुभूति की प्रामाणिकता, बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, सामाजिक यथार्थ के प्रति रहस्यवादी दृष्टिकोण, ये नहीं दिखाई देते। उत्तर होगा चौथा आपका। रूपक के प्रकार के लक्षणों में कौन सा कथन गलत है, प्रहसन में करुण रस की प्रधानता होती है, नहीं, प्रहसन में हास्य रस की प्रधानता होती है।
कुंतक ने वक्रोक्ति की 6 भेद बताए हैं। ठीक है। प्रबंध वक्रता, छात्र वाक्य वक्रता, व्याकरण वक्रता और पद वक्रता। तो इसमें से पूछा गया था कि कौन सा भेद नहीं है। क्या पूछा गया था आपसे, इसमें से कौन सा भेद नहीं है? तो आपका उत्तर होगा व्याकरण वक्रता। आगे हम देखते हैं कि जो वैसे अगर हम वक्रता के अनुसार देखें तो इसमें क्या क्या आता है आपका, वर्ण विन्यास वक्रता पहला, दूसरा आता है आपका पद परार्ध वक्रता, तीसरा आता है आपका प्रकरण वक्रता, चौथा आता है आपका पद पूर्वार्ध वक्रता, फिर आता है आपका प्रबंध वक्रता और वाक्य वक्रता। तो आपका हो गया वर्ण, पद पदार्थ, पद पूर्वार्ध, प्रकरण, प्रबंध और वाक्य। और इसमें हमारा क्या नहीं आएगा, व्याकरण नहीं आएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रूपक के कितने भेद माने हैं? तो उन्होंने 10 माने हैं। और 10 ही जो 10 यहाँ पर हम देखते हैं तो भरत मुनि ने 10 काव्य गुण भी यहाँ पर माने हुए हैं। आगे हम देखते हैं, रसों की संख्या इन्होंने 8 मानी है, स्थाई भाव भी 8 माने हैं। जो भरत मुनि हैं इनके नाट्य शास्त्र से संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न है वो आपसे पूछे जाते हैं, क्योंकि जब रस की बात चलती है तो सबसे पहले किसका नाम आता है, भरत मुनि का और उनके नाट्य शास्त्र का। और इसके इनके जो नाट्य शास्त्र है इसमें 36 अध्याय, इसमें क्या है, नाट्य शास्त्र में 36 अध्याय हैं और 5000 से अधिक क्या है, श्लोक है। 5000 से अधिक क्या है, श्लोक है। और उन्होंने इसी में 4 अलंकार माने हैं, 10 गुण माने हैं, 10 दोष माने हैं, 10 काव्य गुण मैंने बता दिया आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 14, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को किस प्रकार का आलोचक माना जाता है? तो इनको सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। महादेवी वर्माकृत स्मृति की रेखाएं क्या हैं? तो ये है इनका रेखा चित्र। अगला प्रश्न, राजनीति क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वो क्या है, वो है प्रगतिवाद। उसने कहा था कि मैं निर्दोष हूं, इसको सरल वाक्य में किस प्रकार कहेंगे? जब उसने कहा तब, ये नहीं हो सकता, उसने अपने को निर्दोष बताया, ये उत्तर आपका सही होगा। उसने अपने को निर्दोष बताया। एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आना का मुहावरे का अर्थ क्या है? एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आना। अब इसमें से कौन से मुहावरे हैं जो इसका अर्थ बतलाते हैं? बिजली चमकना, जाल फेंकना, मुसीबत का पहाड़ा पड़ना, कोढ़ में खाज होना। उत्तर चौथा विकल्प, हम खा चुके। इस यह कौन सा वाक्य है? हम खा चुके, यह विधिवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें कोई भी निषेध आज्ञा ये प्रश्न जैसा भाव हमें समझ में नहीं आ रहा। जेब भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रिश्वत लेना। जिसे गुप्त रखा जाए उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? गोपनीय। लड़का रोटी खाता है, इस वाक्य का कर्मवाचक क्या होगा? कर्मवाचक मतलब जैसे हम एक्टिव पैसिव वॉइस इंग्लिश में देखते हैं वैसा ही होगा कि रोटी लड़के के द्वारा खाई जाती है। विकल्प 4, तुम घर जाओ, इसमें कौन सा वाक्य है? ये है आज्ञावाचक। तुम घर जाओ, तुम ये करो। ऐसे तुम घर जाओ, इसमें निषेध क्या होगा?
कि तुम घर मत जाओ। प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रतिधन एक। अरे वाह, तुम प्रथम आ गए। ये कौन सा वाक्य है? ये है विस्मय। भगवान तुम्हारी यात्रा सफल करे, कौन सा वाक्य है? ये है आपका इच्छावाचक वाक्य। प्रेमचंद के किस उपन्यास को जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोदान को, जो आपका 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। किस कवि ने स्वयं को हिंदुस्तान की तूती कहा है? तो ये कहा है आपका अमीर खुसरो ने। किस काव्य संकलन के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये दिया गया उनको यामा के लिए, जो ये संग्रह था। पत्र का कौन सा भेद नहीं है? संबंधियों के पत्र, शोक पत्र, बधाई पत्र और भोजपत्र। भोजपत्र एक अलग चीज हो जाती है। शुक्ल युग के आलोचक नहीं है, तो ये नहीं है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। निबंध का प्रकार हिंदी में प्रचलित नहीं है। व्यंग्य है, ललित है, प्रवास नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। कौन सा निबंध का गुण नहीं है? आकार की सीमा, संक्षिप्तता, लेखक का व्यक्तित्व, भाव प्रवणता और सजीव भाषा शैली। तो ये होगा आपका इसमें उत्तर विकल्प दूसरा। कौन सा नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नहीं है? तो ये है आपका आषाढ़ का एक दिन, क्योंकि ये किसका नाटक है? ये है आपका मोहन राकेश का। अगला देखते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कौन सी रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है, ये मुक्तिबोध की रचना है। अनामिका निराला की रचना है। लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है। और निहार महादेवी वर्मा की। तो आपका उत्तर आ जाएगा विकल्प तीसरा। संक्षेपण की विशेषता नहीं है। संक्षेपण की विशेषता क्या नहीं है? संवादशीलता। रस दोष किस स्थिति में नहीं माना जाएगा? जहां पर अनुविभाव और अनुभव की योजना संगत ना हो, जहां एक ही रस की बार बार दीप्ति हो, जहां रस की व्यंजना की सूचना उसके नाम के कथन द्वारा दी जाए, रस के अंगों का जहां अनुकूल वर्णन होता है, वहां पर रस दोष नहीं आता है। उत्तर होगा विकल्प चार। निबंध का कौन सा भाग नहीं है? तो निबंध में चरित्र चित्रण नहीं होता है। ये कहानी और उपन्यासों में अधिक दिखाई पड़ता है। देवनागरी लिपि का मूल स्रोत क्या है? ये है आपका ब्राह्मी लिपि। जो आज हम देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं लेखन में, इसके मूल में अगर हम देखें, जैसे हिंदी के मूल में हम देखें तो हमें संस्कृत दिखाई देती है, वैसे ही अगर आप लिपि के मूल में देखेंगे तो लिपि के मूल में आपको क्या दिखाई देगी? यहाँ आपको दिखाई देगी ब्राह्मी लिपि। और ब्राह्मी लिपि से ही जो आप आज देवनागरी देखते हैं उसका विकास हुआ है। पहले आएगी आपकी ब्राह्मी लिपि, फिर उसके बाद आएगी आपकी शुंग लिपि। शुंग लिपि के बाद आएगी आपकी कुषाण लिपि। कुषाण लिपि के बाद आएगी आपकी गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद आएगा आपका सिद्ध मातृका या कुटिला लिपि। ये जब आपको हम पढ़ाएंगे तब उस पर हम डिटेल में बताएंगे। इसी सिद्ध मातृका या कुटिला लिपि के अंतर्गत आती है आपकी देवनागरी लिपि और शारदा लिपि। ठीक है, ये ऐसा इसका क्रम चलता है। तो ये इसका उत्तर होगा आपका ब्राह्मी लिपि। अगला उत्तर देखते हैं हम। प्रश्न व्यंजना जो शब्द शक्ति है उसके उपभेद पूछे हुए हैं। तो व्यंजना के दो उपभेद है, कौन कौन से? एक तो होती है शाब्दी और एक होती है आपकी आर्थी। व्यंजना से प्रतीत होने वाले, प्रतीत यानी ज्ञान, अर्थ को क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ कहते हैं। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, इसकी लोकोक्ति क्या हो सकती है? अपनी
लोकोक्ति का अर्थ है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। मनोज मदन अनंग, ये नीचे दिए गए विकल्प में से किसके पर्यायवाची हैं? तो ये हैं कामदेव के। आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो वर्गीकरण है किसने किया? तो ये किया हॉर्नले ने। लक्षणों के आधार पर कौन सा छंद दोहा के विपरीत है? तो यह आपका आएगा सोरठा। हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसको माना जाता है? तो बंग महिला को, जिनकी कहानी कौन सी है? दुलाई वाली, दुलाई वाला। हिंदी की प्रथम कहानी कहानीकार किसको माना जाता है? ये माना जाता है आपकी बंग महिला को। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखने से पहले दुलाई वाली, हिंदी काव्य में जो छायावाद है वही हिंदी उपन्यास और कहानियों के संदर्भ में क्या है? प्रेमचंद युग है। हिंदी भाषा खालिस्तान लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। देवनागरी। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, ये हुआ आपका 2131। उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ आपका 1926 में। किसके द्वारा ये प्रकाशित हुआ? आपका जो आपके जुगल किशोर हैं, जुगल किशोर द्वारा कानपुर से इसको प्रकाशित किया गया। और इसमें हम देखते हैं, इसमें ये एक साप्ताहिक अखबार था। क्या था ये साप्ताहिक अखबार था। साप्ताहिक अखबार था। और ये मैंने आपको बता दिया जुगल किशोर द्वारा, जुगल किशोर। और प्रत्येक मंगलवार को ये निकलता था, मंगलवार को। ठीक है, तो ये है हिंदी का समाचार पत्र। और इसी कारण हमारा ये समाचार पत्र 30 मई को प्रकाशित हुआ था, इसलिए 30 मई को क्या मनाया जाता है? पत्रकारिता दिवस। ग्राम्यत्व दोष कहाँ कहाँ नहीं होगा, ये इसका उत्तर होगा कहा। कहा। ग्रामत्य दोष कहा जाता है, किसको कहा जाता है? जहां लोक या शास्त्र विरुद्ध वर्णन हो, जहां अलोक प्रचलित नहीं, जहां अर्थ की प्रतीति में कष्ट हो नहीं, जहां ग्रामीण बोलचाल के शब्दों का शिष्ट साहित्य प्रयोग होता है, वो होता है आपका ग्रामित्व दोष। सबका निचोड़ लेकर तुम सूखे से जीवन में, बरसों हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, जो किसकी है? जो है आपकी जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की ये रचना है। और इनको हम छायावादी कवि में जो प्रमुख हैं उनके रूप में, सबसे प्रमुख में हम किसको देखते हैं? हम देखते हैं जयशंकर प्रसाद को देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम प्रश्न। ये तो इसके जो रचनाकार है वो है जयशंकर प्रसाद। चिड़ी मार कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। सहृदय के हृदय में विकसित भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले जो उपादान होते हैं वो कहलाते हैं विभाव। छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन थे? मुकुटधर पांडे, जिन्होंने जबलपुर से निकलने वाली पत्रिका में छायावाद जो शब्द है इसका प्रथम बार प्रयोग किया था। वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ द्वारा दी गई परिभाषा है। ठीक है, और इनका जो प्रमुख
ग्रंथ है वो है साहित्य दर्पण। रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है? ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तिरेच पालगोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, लड़की और मोहनदास, ये कहानियां किसकी हैं? उदय प्रकाश सिंह, उदय प्रकाश की हैं। उसने कहा था कहानी का नायक पूछा है, नायक, तो नायक आएगा आपका लहना सिंह। राहों के अन्वेषी किन कवियों को कहा जाता है? ये कहा जाता तार सप्तक के कवियों को। भाषा जो शब्द है किस धातु से बना? तो ये भाष धातु से बना हुआ है। गुनाहों के देवता किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? तो ये है धर्मवीर भारती का। और इसके गुनाहों के देवता के साथ साथ उनके दो, उनकी जो और सबसे प्रमुख रचना है वो है कनुप्रिया, जो कि काव्य है। चलिए, कनक कनकते सौगुनी, ये कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? ये ईरानी भाषा का शब्द है। भक्तिकालीन किस काव्यधारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष? तो ये आपका आएगा सूफी काव्यधारा। चौराहा में कौन सा समास है? तो द्विगु समास है। एडमिनिस्ट्रेशन का रूपांतरण क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रशासन। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नए धन अक। जिस वाक्य में एक क्रिया और एक कर्ता हो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सरल वाक्य। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किस कवि की रचना है? तो यह है श्यामलाल पार्षद की। ब्रजभाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? मथुरा, मालवा में मालवी, भोजपुर में मेवात भी राजस्थान की भाषा है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? यहाँ हम देखते हैं हमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और जो संविधान लागू हुआ था तो 14 भाषाएं थी। फिर इसमें जुड़ते जुड़ते पहले एक जुड़ी, फिर 3 जुड़ी, फिर 4 जुड़ी, और ऐसे करते हुए हमारी 22 भाषाएं हुई। संस्कृत शब्दों के विकसित शब्दों को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं तद्भव। जैसे जैसे चक्षु, चक्षु से बन गया आंख। और चक्षु से आंख कैसे बना? जब हम संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत में चक्षु होता है, तो हिंदी में आंख कैसे आएगा? तो ये हुआ है जब भाषा का विकास हम देखते हैं तो संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर ये जो हिंदी देखते हैं उससे हुआ। जैसे चक्षु को संस्कृत में नाम था चक्षु, फिर इसका जब थोड़ा थोड़ा दीर्घीकरण हुआ, पूरक दीर्घीकरण कहते हैं इसको, तो चक्षु का क्या हो गया? चक्कू। और चक्कू से हो गया चक, चक से हो गया अक, और अक से हो गया आंख। संभवतः इसका विकास ऐसा हुआ। एक अच्छे निबंध में कौन सी विशेषता नहीं होती है? अपनी बात कहकर दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। निबंध उद्देश्य एक विषय को लेकर लिखा जाना चाहिए। निबंध के अंतिम उद्देश्य, अंतिम अनुच्छेद में कई कई सभी बातों का सारांश होना चाहिए। विचारों में अपनी बात कहकर दूसरों की भी सुनना चाहिए, ये नहीं हो सकता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गुण है निबंध का? लय, तुक, संगीत, विचारों की स्वाधीनता। तो विचारों की स्वाधीनता। शतरंज, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी हैं, वो कौन सी हैं? शतरंज के खिलाड़ी तो ये प्रेमचंद की है, ये भी 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 प्रेमचंद की है, ये है गुलेरी जी की। ठीक है, ये जयशंकर प्रसाद की है। और ये किसकी है? उसने कहा था चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी की है। तो आंसर आपका होगा तीसरा। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका उत्तर आएगा आपका महात्मा गांधी। अगला देखते हैं।
हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका तार सप्तक। हिंदी में सोनेट लिखने वाले कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? तो वो हैं त्रिलोचन शास्त्री। अगला देखते हैं, अनुस्वार वास्तव में नासिक की व्यंजन खालिस्तान का प्रतिनिधि है। तो किसका है अनुस्वार? अनुस्वार मतलब जैसे आप लिखते हैं अंग, तो ये जो आप बिंदी लगाते हैं इसको बोलते हैं अनुस्वार। तो ये किसके स्थान पर लगता है? ये लगता है आपके जो पंचमाक्षर है उनके स्थान पे लगता है। और पंचमाक्षर क्या है आपके? इंगा, इया, अड़, न और म, यानी कि पहला जो आपका विकल्प है वो आपका सही है। जो क्ष है, संयुक्त व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है? तो ये आपका हुआ है क और क्ष से। राजा और ये जो राजा डैश रानी लिखा है इसका कौन सा समास है? तो अव्ययी नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, कर्म इसमें आएगा आपका द्वंद्व। थाह लेना, इसका अर्थ क्या होता है? थाह लेना यानी पता लगाना। अगला देखते हैं, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो रीति, रीति किसकी है? वामन की, है ना। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, इनका अभिव्यक्तिवाद है। उद्भट और दंडी अलंकार में आते हैं। कुप्पी टोपी नीर पापड़ किस भाषा परिवार से हिंदी में आगत है? तो ये है द्रविड़ भाषा परिवार से। विभाषा से क्या आशय है? विभाषा का आशय होता है एक प्रांत की बोली। राजभाषा तो क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज है जो राज्यों के सरकारी कामकाज में उपयोग की जाती है। मातृभाषा जो माता के द्वारा जो बच्चा शुरू से लेके बोलता है। उर्वशी किसके द्वारा रचित है? तो यह है दिनकर की रचना है। मृगनयनी किसके द्वारा रचित है? तो मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास है। तमस उपन्यास जिसके रचयिता हैं भीष्म साहनी 1973। नई पौध नागार्जुन की रचना है। राग गोविंद ये है आपकी मीराबाई की रचना। सरल वाक्य किस भेद के अंतर्गत आता है? तो सरल वाक्य आता है रचना की दृष्टि से किए गए भेद के अंतर्गत। विकल्प तीसरा। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? भूषण। समीकरण का विलोम क्या होगा? समीकरण का विलोम होगा विषमीकरण। परीक्षण का शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो इसका होगा परीक्षण, यानी कि विकल्प तीसरा। मधुशाला काव्य के रचयिता कौन है? तो ये हैं हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिता थे। प्रयोजन मूलक हिंदी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? फंक्शनल हिंदी। फंक्शनल हिंदी। ऑफिशियल लैंग्वेज किसको कहा जाता है? राजभाषा हिंदी। ठीक है, राजभाषा को कहा जाता है। नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रभाषा। संतोषी का विलोम क्या होगा? असंतोषी, यानी कि विकल्प तीसरा। पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित है? तो ये सूरदास की रचना है, सॉरी तुलसीदास की रचना है ये। जो छात्र परिश्रम करेंगे उनको सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? तो परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। विकल्प दूसरा। इस तरह हमने ये 100 प्रश्न देखे। अब जो नया पैटर्न आया है आपका उसमें आप देखेंगे कि आपको 120 क्वेश्चंस मिलते हैं पेपर 2 में, यानी कि जैसे हिंदी है विषय वाले सब्जेक्ट्स हैं आपके उसमें जो जो सब्जेक्ट आपने लिया है, और 30 प्रश्न आपके रहते हैं जनरल स्टडीज से, यानी कि पहले पेपर में। अब आपका पैटर्न ऐसा आ गया है। तो चलिए ठीक है, अब हम अगली बार पेपर करते हैं अपना जो 2023 में लिया गया था वो पेपर हम देखेंगे यहाँ पर। और कोशिश करेंगे कि अब जो, क्योंकि 23 में लिया गया पेपर तो इसकी जो अ, इसका जो पैटर्न है वो आपका पहले से यहाँ पर अलग होगा। तो अगली बार हम देखेंगे यहाँ से, और हम जल्दी शुरू करेंगे इसको क्योंकि हमको अपना सिलेबस यहाँ से बढ़ाना है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे
अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए। और एमपी टेट का वर्ग 1 का पेपर, इसको आप बिल्कुल भी इजी मत लीजिए। ये अपने आप में बहुत ब्रॉड लेवल पर है इसका। और अगर आपने पात्रता परीक्षा पास कर ली है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही आप अपनी चयन परीक्षा की भी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो।